आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ये कक्षा 7 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे इतिहास। इसमें हम लोगों ने पाठ 13 तक के अभ्यास प्रश्न और उसके पाठ को देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पाठ 14 यानी कक्षा 7 की इतिहास का ये अंतिम चैप्टर है। और तो इसमें सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न को इसी वीडियो में देंगे। तो ये पाठ 14 है, मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में आज हमको जानकारी लेना है। तो आइए इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, जिससे कि इसका प्रश्नों के इसके उत्तर आसानी से समझ में आ सके। मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति क्या थी मुगल काल में। तो भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। कहने का मतलब जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में आते हैं उलेमा, पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद और शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम, अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी कह सकते हैं, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन कृषक, श्रमिक, दरिद्र, असहाय, दास आदि की श्रेणी थी। इसके बाद आगे है हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। इसमें हिंदू समाज के विषय में बताया गया है। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे, यानी जो नीचे वर्ग के थे वो चौथे वर्ग में थे। और तीसरे वर्ग में जो है, पहले वर्ग में तो ब्राह्मणों को रखा गया था और तीसरे वर्ग में वैश्य थे और चौथे वर्ग में जो है निचले निम्न स्तर के लोग थे। इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्सा का दावा नहीं कर सकती थी। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार तथा श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे, यानी कहने का मतलब अत्यंत गरीबी में अपना जीवन बिताते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी। और मुगल काल की संपन्नता का क्या कारण था? किसान वर्ग और श्रमिक की मेहनत से ही मुगल काल में संपन्नता दिखाई दी थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी। कहने का मतलब कि मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती। कहने का मतलब कि किसानों और श्रमिकों की मेहनत से मुगल काल में संपन्नता दिखाई देती थी, लेकिन किसान और श्रमिक जो है गरीब ही थे। अब आगे आता है सांस्कृतिक समन्वय। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। अब आता है स्थापत्य। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। मुगल शाहजहां ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है।
इनमें छज्जा और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है और इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, जैसे पहला दिखाया गया है आगरा का किला दिखाया गया है। इसके बाद है जोधाबाई महल का छज्जा दिखाया गया है, यानी इन छज्जों पे क्या दिया गया है, इन छज्जों की क्या विशेषताएँ हैं। इन छज्जों और सुंदर छतरियों, इसमें मतलब छज्जों का और सुंदर छतरियों का प्रयोग किया गया है और उनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जाता है, मतलब मध्य एशियाई की झलक दिखाई देती है। अब आगे इसमें एक चित्र दिया गया है कि शाहजहां द्वारा बंगला शैली में निर्मित आगरा किले का एक छज्जा दिखाया गया है। ये बंगला शैली में निर्मित है आगरा में। अब इसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा दिखाया गया है। कई इमारतों में सफ़ेद तथा बलुआ लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद ये अकबर का मकबरा दिखाया गया है जो कि सिकंदराबाद में है, सिकंदरा में है। अब आगे है कि मुग़ल शाहजहां ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोज़ा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों और ज्यामितीय आकारों को बनाने में किया। सजावट की पद्धति को पिएत्रा ड्यूरा एक प्रकार की नक्काशी कहते थे। उस समय जो सजावट की पद्धति थी उसको हम पिएत्रा ड्यूरा कहते थे, या एक प्रकार की नक्काशी का नाम दिया गया है पिएत्रा ड्यूरा। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है चित्र में पिएत्रा ड्यूरा, ये इत्मादुद्दौला का मकबरा में इसका पिएत्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ये पिएत्रा ड्यूरा ताजमहल में प्रयोग किया गया है, ये दिखाया गया है डिजाइन। आगे है कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं और इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। ये कुरान की लिखी आयतें हैं, ताजमहल दिखाया गया है। अब है और ये जो है आगे एक चित्र और दिखाया गया है कि शालीमार बगीचा जो लाहौर में है। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे इस्तेमाल किया गया है। मुगलों के जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगातार मुगलों के जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग, यानी ये जो पिंजौर बाग कहाँ पर है, ये पंजाब में है। और लाहौर का शालीमार बाग, अगर पूछा जाए कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है तो ये लाहौर में है, प्रसिद्ध है। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी, मतलब मुगल कालीन विशेषता में क्या आता है, बहते पानी का उपयोग करना। इसी के आगे दिया गया है चित्रकारी में क्या प्रयोग किया जाता था। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया। किसका समावेश किया? भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में प्रयोग किया, समावेश किया, शामिल किया। जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी नीले रंग का, यानी मयूरी नीले रंग का जो मोर का नीला रंग होता है उसी को मयूरी नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। आगे दिया गया है कि तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया, यानी तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर ये चित्र बनाया करते थे। अब ये चित्र में ये दिखाया गया है। आगे एक दृश्य दिखाया गया है, अकबरनामा का एक दृश्य दिखाया गया है। ये इसमें जो है ये दरबार का दृश्य है, अकबरनामा दरबार का दृश्य दिया गया है। अकबरनामा में दरबार का दृश्य दिखाया गया है, ये ऐसे चित्र में दिया गया है। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा
दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियाँ अपने सही परिपेक्ष में सामने आती थी। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। अब ये एक चित्र दिखाया गया है, मंसूर द्वारा बनाया गया, ये एक ज़ेब्रा का चित्र दिखाया गया है। आगे है राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बारहमासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रोगों के चित्रण को भी स्थान दिया गया, रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया है। अब आगे है कि पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा। फिर आगे आती बात संगीत की। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरों से सहयोग किया। अकबर ग्वालियर की प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। फिर आता है आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। बहुत अच्छी जानकारी है कि आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम हैं, 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। ये अभी तक हम लोगों ने जितना भी इतिहास पढ़ा है उसी का ये संक्षिप्त रूप दिखाया गया है। उन पाठों का केवल ये समाज और संस्कृति के भाग को इसमें शामिल किया गया है। अब आगे आता है साहित्य का विकास। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखीं। भारत के अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। फिर आगे है कि अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रज़्मनामा नाम से किया गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यातायात के विषय में कि उस समय यातायात कैसी थी। मध्यकाल में यातायात के लिए 2 साधन प्रयुक्त होते थे। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतारें होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। इसके बाद है व्यापार। 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना की। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया और यातायात में बहुत सुविधा हो गई, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। यानी भारत में ही नहीं विदेशों में भी वो मुद्राएं प्रचलन में, वो जो चांदी के रुपए थे वो प्रचलन में थे। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना।
सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। शाल और गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। आगे है एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा, वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज़ तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाज़ारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे, जहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट दाशमिक, सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, लंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। सेना, राजस्व, व्यापार तथा कृषि कार्य में सल्तनत काल एवं मुगल काल में क्या अंतर दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। अब आगे आता है मुगल काल मूल्यांकन। ये संस्कृति दिया गया है। मुगल काल मूल्यांकन में संस्कृति का मूल्यांकन किया गया है। मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य हैं। इस काल में भक्ति संतों ने सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। यानी अगर हम भक्त संतों की बात करें तो इस काल में जो है भक्त संतों में सबसे पहले गुरु नानक देव का नाम आता है। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जातीय भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूकदास, दादू दयाल, रज्जब तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति संत हुए। इसी काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों ने धार्मिक विचार विमर्श करते थे। यानी हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे।
अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया, यानी सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया, सभी वर्गों के लोगों को मौका दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों का अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य और फारसी में अनुवाद करा के स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। आगे है, प्राचीन भाषा में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए और भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए थे। मुगल काल में भी भारत से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। अब आगे है तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उनके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया, इसे इलाही नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसीलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया गया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। यद्यपि भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे, तथापि उनकी यांत्रिक क्षेत्र में सोच विकसित नहीं हुई थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोप खाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थी, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था, तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोप खाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थी और बहुत अच्छी थी। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, जिसको जानकारी रखना अति आवश्यक है, जानकारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो यूरोप में जो है 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल हुआ था, और जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है कि बंदूक रखने का मुगल कालीन बर्तन इस तरह से होता था, और यहाँ पे दिखाया गया है मुगल सेना द्वारा प्रयोग किया गया सिर का टॉप, लोहे की जो टोपी बनी होती थी, युद्ध के समय इनका प्रयोग करते थे अपने बचाव के लिए। अब आगे आता है आर्थिक नीति इनकी क्या थी। मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ, खेती बाड़ी में भी सुधार हुआ, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादन क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे, और जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए।
इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। अब इसके बाद कुछ जानकारी के लिए दिए गए हैं कथन। पहला बिंदु दिया गया है कि उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए मुगलकालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। फिर अगला बिंदु दिया है कि मुगलकालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। फिर है अगला पॉइंट है, यानी तीसरा बिंदु दिया गया है कि अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। इसी में अंतिम बिंदु दिया गया है कि मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब कहाँ से आए? तो ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तुरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, अमरूद, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। यानी भारत में ये सब फल होते थे। लेकिन जो है कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, जैसे आलू है, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल, ये सब यहाँ नहीं उगते थे। अब इसके बाद कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे छापा खाना। छापा खाना क्या है? ये प्रेस है। ज्योतिष यानी ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी। इसके बाद आता है स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की कला। दरगाह क्या है? सूफी संतों को कब्र पर बना स्मारक। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पर आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायन का नाम लिखो। तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम है तानसेन। और फिर आगे दिया गया है कि मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। तो इसको हमने कॉपी में लिख रखा है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया था, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए, तो यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर है कि मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ, ये हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। पहले फारसी साहित्य के बारे में लिखते थोड़ा सा, फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के विषय में। तो हेडिंग डाल लेते हैं फारसी साहित्य। फिर इसमें हम लिखेंगे कि मुगल शासक साहित्य प्रेमी और विद्वान थे। बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखीं। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। तो इतना हम इसको लिख सकते हैं और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कई बार आपको सुनना है, कई बार आपको पढ़ना है। पढ़ने का समय नहीं है तो आप वीडियो लगा के रख लीजिए और इसको सुनते रहिए। सुनते सुनते सब याद हो जाएगा। इतिहास रटने का विषय नहीं है, इतिहास को आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे कहानी के रूप में वो याद हो जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में लिखेंगे कि अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खानखाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। इसी काल में स्थानीय कवि जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई उभरे। अब अगला प्रश्न इसमें आता है मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। इस कला का आधार फारसी शैली था। अकबर के काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। बाबर कलात्मक स्वभाव का शासक था। बाबर ने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद बनवाई। उसी के आगे हमें लिखना है कि अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि इमारतों को बनवाया, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल आदि प्रमुख है। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवान आम बनवाए। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप कई बार इसको सुनेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो हेडिंग हम डाल सकते हैं कि मुगल कालीन सामाजिक संस्कृति समन्वय। मुगल कालीन सामाजिक संस्कृति समन्वय में सूफी और भक्त संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर के काल में सशक्त हुई। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई, वह प्रजा का हितैषी था। औरंगजेब के राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज़्यादा थी। फिर आगे है कि सूफी संतों और भक्त मार्गियों ने भी हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि की। इन संतों में गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास और रज्जब दास मुख्य थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें है अंगा, शाहजहाँ कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। तो शाहजहाँ काल में जो भी इमारतें बनी हैं उनको हमें इसमें लिख देना है। तो शाहजहाँ कालीन प्रमुख इमारतें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम व दीवाने खास है। ये सब दिल्ली में है, दीवाने आम और दीवाने खास। फिर अंतिम प्रश्न है इसमें लिखित में कि दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तक का नाम उपनिषद और भगवत गीता है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 में सही जोड़े मिलाइए। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है। इसके बाद ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तुझके जहांगीरी किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था। और अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखा था, ये भी हम लोगों ने पहाड़ को पढ़ा था। फिर रज़्मनामा ये महाभारत से संबंधित है। अब इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 3 आता है कि नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। तो पहले बात आती है गोल सिक्के की। इसमें बताया गया कि गोल सिक्के किसके किसके काल में चले थे। तो बाबर, अकबर और औरंगजेब के समय गोल सिक्के चले थे। चौकोर सिक्के अकबर के समय चौकोर सिक्के भी चले थे। इसके बाद गोल और चौकोर सिक्के जो है अकबर के समय में चले थे। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।